हिंदी क्लब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आरटीई को पढ़ने वाले हैं, जिसको आप लोग कहते हो राइट टू एजुकेशन, जो कि नहीं कहना चाहिए। वही तो चीज़ है कि आज तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, क्यों गलत पढ़ी हैं, कहाँ से पढ़ी हैं। जी हाँ, आपने गलत पढ़ी हुई हैं। हमने देखा है कि टॉप लेवल के, आप यूट्यूब पे भी जो टॉप लेवल के टीचर होते हैं उनके भी बोलने में गलती होती है, वो लोग भी इसको गलत तरीके से पढ़ाते हैं। एक बार हमारे पास आए हैं, रुकिए और देखिए कि हम में और बाकी लोगों में अंतर क्या है, हमारे एजुकेशन में और बाकी के एजुकेशन में। तो ठीक है, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। कब की? 2009 की। क्या है आरटीई? देखिए, पढ़ने का तरीका बदलिए कि पढ़ा कैसे जाता है। अगर आप हमारे यहाँ आए हो, मीन्स क्या है कि पढ़ा कैसे जाता है। जिसको वीडियो तेज लगे थोड़ा स्लो कर लेगा, जिसको वीडियो स्लो लगे वो अपने सेटिंग से 1.50 पे करके देख लेगा। हम एवरेज लेकर चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हमने आपसे कहा कि राइट, हम उस अकॉर्डिंग, आपने थंबनेल में देखा होगा, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, कि इसका पैटर्न क्या है। DSSB का सेम पैटर्न फॉलो किया है आपका सीटेट पिछली बार, ठीक, पिछली बार DSSB का पैटर्न फॉलो किया है और इसी के साथ इसने उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं। हम खुद पेपर दे रहे थे उसका, हमने वहाँ पे देखा था, पूछा था राइट टू एजुकेशन RTE, इसके बारे में पूछा था RTE का कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन भी था राइट टू एजुकेशन, लेकिन उसके नीचे एक और ऑप्शन था। क्या था? राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जी हाँ साथियों, और यही ऑप्शन सही भी हुआ। ये ऑप्शन को, राइट टू एजुकेशन को, गलत मान लिया गया। यही बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक आपका एक एक नंबर काटती है, और आपको पता है ना, मुश्किल से 2 से 4 नंबर आएंगे इससे, उसमें से 1-2 गलत ही हो गए तो फिर बचे क्या। इसीलिए आइए देखिए होती कैसे है, पढ़ा कैसे जाता है, गलतियां कहाँ होती है, नए पैटर्न के साथ कि पूछता क्या है, उसी के हिसाब से हम आज आपको पढ़ाएंगे। देखिए, राइट टू एजुकेशन आप लोग बोलते हो, हम कहेंगे राइट ऑफ चिल्ड्रेन। ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों में क्या होगा? राइट ऑफ चिल्ड्रेन। किसका अधिकार की बात करेगा? बच्चों के अधिकार की बात करेगा। टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, टू फ्री, बच्चों के लिए अधिकार, किसके, क्या है उसमें? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये चीज होना चाहिए, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन बनता है। देखिए, पढ़ा कैसे जाता है। क्वेश्चन बनता है कि क्या है आरटीई। देखिए, हम क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं। क्या है आरटीई? आरटीई है क्या? तो यह बच्चों के लिए बनाया गया एक अधिनियम है। क्या है? अधिनियम। कैसा अधिनियम? 2009 में ऐसा अधिनियम कि जिससे हम बच्चों को फ्री और मुफ्त शिक्षा देंगे। ठीक है, तो हम उसको अधिकार की बात कर रहे हैं कि अधिकार काहे लिए है भाई? अधिकार इसलिए क्योंकि ये पहले क्या था? पहले ये मूल अधिकार में था। मूल अधिकार में कब? तो 2002 में। कब? 2002 में। कहाँ लिखे हैं जी 2002 में था। मतलब इससे पहले, हाँ, इससे पहले शिक्षा का अधिकार ना, मूल अधिकार नहीं था। तो मूल अधिकार कब बना? हम मूल अधिकार बना ये कब? 2 दिसंबर 2002 को एक संशोधन हुआ। कैसा संशोधन हुआ? कौन सा संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक, ठीक है। अब इसकी कहाँ, मतलब अब इसकी उपस्थिति कहाँ पे है? क्वेश्चन बनेगा ना, अब ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? कि संविधान के अनुच्छेद 21A में है। 21, याद करिए, 21 है जीवन और प्राण की स्वतंत्रता है। उसमें हवा, पानी, मिट्टी, मोबाइल, डाटा साटा, जितने भी अधिकार हैं जो आपको जीवन के लिए जरूरी हैं, खाना, भूख, पीना, पानी, ये सारी चीजें कहाँ हैं? आर्टिकल 21 में है। जीवन का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 21, उसी में एक जोड़ दिएगा ए, और उसमें बच्चों को अधिकार कर दिया गया। कौन सा? 2 दिसंबर 2002 का। ठीक है, बस यही याद करने की। पहली का था, पहले ही बना 2 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ मिलेगा? हम संविधान पढ़ाएंगे तो वहां, मतलब वहां पे है। और किसमें, कहाँ पे स्थित है ये? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये संविधान में है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 21 में। कैसे बना, कैसे आया संविधान में? बता दिए कैसे आया, संशोधन कहो क्या आया। ठीक, कैसे इसकी जर्नी हुई
अगर आप लोग डीप एग्जाम देंगे, थोड़ा केवीएस सुपरटेट वगैरह में जाएंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में, अच्छा ठीक है, वो मौलिक अधिकार बन गया, तो फिर ये अधिनियम 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 का है जी? अधिनियम बताएं का है? पहले तो बना मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार के बाद उसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि वो लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, तो सरकार ने क्या, अच्छा रुको रुको रुको, तुमको हम बताते। उसने उसको कानूनी अधिकार की तरह क्या कर दिया, उसको अधिनियम बना दिया। अब आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, अभी तो कानून ही बन गया। तब इसीलिए उसने क्या किया, उसने उसको अधिकार बनाया, अधिनियम बनाया। कैसे अधिनियम बनाया? देखिए 20 जुलाई 2009 को पूछा जाता है, सबसे पहले कहाँ पेश किया गया? तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया, ठीक। उसके बाद 4 अगस्त को लोकसभा में पास किया गया, फिर 26 अगस्त को राष्ट्रपति। आपको कि 3 जगह, अरे आपको पॉलिटी में हम पढ़ाएंगे कि 3 होते हैं संसद के अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं, तीनों जगह से पास होता है ना कोई बिल, तब जाके वो कानून बनता। ऐसे थोड़े ना कानून बन जाएगा कि उठे और मुंह कानून बना देंगे आप। तो उसको पहले लोकसभा से पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति से। तो 26 अगस्त को राष्ट्रपति, 27 अगस्त को राजकीय गजट होता है ना, तो 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशन हुआ। और उसके बाद से पूछता है क्वेश्चन कि कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक, लागू हो गया। कहाँ लागू हुआ? पूरे देश में लागू हुआ, बस एक जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिएगा, वहाँ नहीं लागू हुआ। वहाँ कब लागू हुआ? याद है 31 दिसंबर, वही 31 दिसंबर जब उसको यूटी बना दिया गया। किसको? जम्मू कश्मीर को। लेह लद्दाख, अरे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में बनाया गया ना, तब से जितने भी चीज़ें वंचित थे सब उठा करके जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। तो उसको लगा अब, और कब लगा था उधर? 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है। अब आइए, अब इसमें देखिए क्या क्या पढ़ लिए कि क्या है आरटी, कहाँ है आरटी, कैसे बना आरटी, क्या है इसमें? इसमें है 7 धाराएं और 7 अध्याय और 38 धाराएं। 7 फिर चैप्टर होगा, 38 थे धाराएं हैं उसमें, ठीक है। चलिए इधर का सेक्शन खत्म। अब कोई चीज़ बनता है तो उसका कुछ पर्पस बनता है, उसका कुछ उद्देश्य बनता है। बिना उद्देश्य का कोई काम होता है? नहीं ना होता है। तो हर एक चीज़ का उद्देश्य होगा। आप यहाँ आए, कोई तो उद्देश्य होगा, हम यहाँ आए, कोई तो उद्देश्य होगा, ये भी बना, इसका कुछ उद्देश्य होगा। तो पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है? क्या है? 6 से 14 वर्ष के, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या किया जाएगा? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या चीज़? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक। देखिए हमने कहा इसमें धाराएं हैं, कितनी धाराएं? 38। तो सारी धाराएं आपको नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है जी? शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, इसको पूरा जनरलाइज कर दिया जाए, हर क्षेत्र में फैला दिया जाए, हर बच्चे तक, हर घर तक, हर कस्बे तक, हर अपवंचित, वंचित, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी तरह से पिछड़ा होगा, सब तक सबको उसमें लाया जाए। मतलब सबको शिक्षा मिले। कैसे मिले? मुफ्त अनिवार्य। किसके लिए? कितने उम्र तक? 6 से 14 वर्ष तक। चलिए अब आती है बात कि ठीक है, हम लोग तो नॉर्मल हैं, हम लोग सही सलामत हैं, तो हम लोग के लिए तो 6 से 14। मान लीजिए जो बच्चे, वो क्वेश्चन बनता है, घुमा के पूछता है कि जो मान लीजिए विकलांग है, जो मतलब किसी रीजन से हो गए हैं, उनको विकलांग शब्द को दिव्यांग बोल दिया गया है, बनाया गया है। अब कब इसका एक एक्ट आया था? कब आया था? RPW एक्ट आया था ना, हम बताए थे ना, नहीं याद है? याद करके बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कब आया था? हिंट हम बताएं? अरे राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। आप लोग बताइएगा कब आया था। हम हिंट दे रहे हैं कि 2010 से 2020 के बीच में आया है। अब कब आया आप बताइएगा, ठीक। दिव्यांग, उसमें दिव्यांग शब्द लिखा गया है, और जब ये क्वेश्चन बनता है इसलिए छोड़ रहे हैं आपके लिए। अब बताइएगा कि ये कब के लिए, किसके लिए? जो दिव्यांग बच्चे हो गए हैं, जो किसी वजह से क्षतिग्रस्त हैं अंग से किसी भी तरह से, तो उनके लिए 6 से 14 नहीं है, उनके लिए 6 से 18 वर्ष रखा गया है कि वो 18 वर्ष तक उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक। अब पूछेंगे उद्देश्य क्या, कैसे, कहाँ पढ़ लिए, और इसमें प्रावधान क्या क्या है, इसमें बनाया क्या गया है कि कैसे होना चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए कि घर से विद्यालय की दूरी, आप बच्चा है और उससे मान लीजिए घर में विद्यालय बहुत दूर होगा, तो कैसे पढ़ेगा? पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ेगा। तो उसके लिए नज़दीक होना चाहिए ना। तो प्राइमरी का बच्चा है, हम प्राइमरी को पहले ले रहे हैं, प्राइमरी का बच्चा कितना दूर जा सकता है? खूब जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्राइमरी के लिए
1 किलोमीटर तक का क्या होना चाहिए, दूरी पे क्या होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए 1 किलोमीटर की दूरी पर। और ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 6 से 8 में पढ़ रहा है, तो उसके लिए कितना दूर होना चाहिए, उसके लिए 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ठीक, वो 3 किलोमीटर तो जा ही सकता है। फिर उन्होंने कहा, मान लीजिए हम ही लोग छोटे थे, तो हम लोग तो छोटे थे तो मतलब विद्यालय बन गए थे, कहा जाता है जो हम लोग का पेरेंट्स वगैरह वो लोग कहते थे कि बड़ा दूर दूर जा कर वो लोग पढ़ाई करते थे, बड़ा मुश्किल होता था। तो मान लीजिए कि जब स्कूल ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से। ऐसे थोड़े ना यूट्यूब और मोबाइल था कि हाँ चलो खोल के बैठ गए और कोई आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं और हम लोग पढ़ लिए। हम लोग बहुत बढ़िया जनरेशन में है। ठीक है, उसने कहा कि जब से आरटीई लागू होगा तब से 3 साल के अंदर सबको क्या करना पड़ेगा, सबको आपको प्रत्येक बस्ती, चाहे नई बस्ती हो पुरानी बस्ती हो, जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ पे आपको विद्यालय खोलना पड़ेगा। 3 साल के अंदर प्रत्येक बस्ती के समीप क्या करना पड़ेगा, विद्यालय खोलना पड़ेगा। ठीक, ये भी चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे आइए, इसमें और क्या क्या प्रावधान है, प्रावधान ही नहीं पढ़ रहे हैं कि प्रावधान क्या है। तो विद्यालय का है, घर से विद्यालय कितना दूर। अब आएगा कि छात्र और शिक्षक का रेशियो कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक बच्चे पे, अरे एक टीचर पे कितने बच्चे होना चाहिए, मतलब कितना बच्चा हो तो एक टीचर हो। तो उसमें बताया गया है प्राइमरी लेवल के लिए, पहले देख लीजिए कि उसको धारा 25 में बताया गया। देखिए अच्छा धारा है, मतलब 25 तो याद ही रहता है, 25, 50, 75, 100, तो 25 याद कर लीजिएगा कि छात्र शिक्षक रेशियो की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कौन सा धारा 3 शुरुआत में ही है कि 6 से 14 के लिए। ठीक, अब देखिए धारा 25 में क्या है कि जो प्राइमरी के होंगे वो 30 ठे बच्चे होंगे। ठीक, तो 30 पे कितने टीचर, एक टीचर। अब आप लोग खुराफाती, आपको अगर 31 हो गए तो 2 को लेकर आएंगे, याद रखिएगा। 31 से लेकर 60 तक 2 टीचर, 30 तक 1 टीचर, और 61 से 120 तक मतलब 30-30 का रेशियो चलेगा। 30 पे 1, 36 पे 2 टीचर, 61 से 120 पे 3 टीचर। और उसके बाद से 150 जब हो गया तो याद रखिएगा, जैसे ही 150 का आंकड़ा पूजा ना तो तुरंत 5 टीचर। 30 का रेशियो है, देखिए 3 5 15, 30 5 150। और उसके बाद एक हेडमास्टर भी जरूरी है। चीजें समझे। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि 200 प्लस हो गए तब आपका क्वेश्चन में कुछ भी अब बना दोगे, खुराफात तो हो ही, तब क्या करोगे। 200 प्लस हो गए तो 200 प्लस में क्या करेंगे कि हम 40 और 1 का रेशियो लेंगे। कितने का, 40 और 1 का रेशियो लेंगे। अरे भाई कहाँ है, उल्टा हो। 40 मतलब कि 40 से अधिक रेशियो नहीं होना चाहिए, लेकिन कब, जब बच्चा 200 से ऊपर चला गया तो हर 40 बच्चे पे 1 टीचर रखा जाएगा। ठीक, वो अलग बात है कि ज़मीनी तौर पर चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है, रिक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। 1 टीचर पे बहुत सारे बच्चे हो जा रहे हैं। ज़मीनी लेवल आप भी जानते हो कुछ और होता है, और कागजी लेवल आप भी जानते हो कुछ और होता है। हमें कागजी लेवल लेकर चलना है, हमें तो ज़मीनी लेवल लेकर के हम लोग धारणा करेंगे और कुटा जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक, अपर प्राइमरी बात आएगी। अपर यहाँ तो हम बता दिए 30 रेशियो, यहाँ अपर प्राइमरी पे क्या होगा, 35:1 लेके चलेगा। ठीक है, ये पेपर में पूछता है क्वेश्चन और आपको इसे लगाना ही होगा। अब आते हैं न्यूनतम कार्य दिवस। अब पूछता है कि कितना कार्य दिवस एक टीचर के लिए होगा, एक टीचर के लिए कितना कार्य दिवस होगा। तो बता रहे हैं कि 1 से 5 के लिए जो प्राइमरी का टीचर होगा उसके लिए 200 घंटा रखा गया है। हमारे लाल का पेन कहाँ मरकरवा गिरा है जी, रुकिए, यहाँ गिर गए थे। देखो 1 से 5 प्राइमरी के लिए 200 दिन रखा गया है। प्राइमरी बच्चों के लिए मतलब एक टीचर जो है कितना दिन काम करेगा पूरे साल में, 365 दिन होता है, तो एक प्राइमरी का टीचर कितना दिन पढ़ाएगा आपको, तो उसके लिए 200 दिन रखा गया। क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी टीचर के लिए, ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन बने हुए। एक बार जाके प्रीवियस ईयर देखिए, और नहीं लगाना हो तो फिर आइए कहिए कि सर जी नहीं आया था। अभी तो बहुत कुछ बताना है, देखते जाइए। और पूछा था कि 200 दिन तो फिर घंटा कितना पढ़ाएगा, तो 800 घंटा पढ़ाएगा। नहीं समझे, प्राइमरी के लिए 200 दिन 1 साल में और प्राइमरी के लिए 800 घंटा 1 साल में। फिर आप कहोगे कि ठीक है प्राइमरी के लिए तो बता दिए, अब बताइए कि जूनियर के बारे में 6 से 8 के लिए अब क्या करेंगे। तो 6 से 8 के लिए हमने कहा कि इसके लिए 200 दिन है ना, इसके लिए 220 दिन हम करेंगे। ली मतलब 20 दिन, हाँ तो सैलरी हो तो ज़्यादा लेते हो तो भाई पढ़ाओगे नहीं 20 दिन अधिका। अच्छा पढ़ाएंगे तो ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा। तो बस वैसे ही है कि प्राइमरी के लिए 200 दिन और 6 से 8 के लिए 220 दिन। तो कहेंगे कि ठीक है घंटवा तो उसमें 800 था, इसमें घंटा, तो कहेंगे कि इसमें भी हम बढ़ाएंगे, पैसा इसी लोगे। इसमें जब भाई दिनवा बढ़ा है तो घंटा बढ़ के 1000 घंटा होगा कि नहीं होगा। तो 6 से 8 के लिए 1000 घंटा और प्राइमरी के लिए 800 घंटा।
समझ में आया? अब कहेंगे ठीक है, रेशियो बता दिए, न्यूनतम कार्य दिवस बता दिए, घंटा भी बता दिए, अब बताइए प्रतिदिन कितना पढ़ाएगा? ये लोग वो छोड़ देते हैं, हम लेकिन पढ़ाते हैं। हम काहे लिए छोड़ेंगे? प्रतिदिन 1 से 5 प्राइमरी के लिए 4 घंटे एक टीचर पढ़ाएगा, जाएगा पढ़ाएगा 4 घंटा और भाग के आएगा। उसके बाद अपना क्या करेगा? देख ही रहे हो आप लोग क्या करेगा। एक गवर्नमेंट टीचर को कहीं नहीं छोड़ते हैं ये लोग, कहा पढ़ा के आएंगे और चुपके से जाके कोचिंग पढ़ाने लगेंगे, चुपके से बिजनेस करेंगे। बिजनेस तो इसे कर सकते हैं, पढ़ाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये लोग जो टीचर बन गया ना, हम बेरोजगारों के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अब उसमें क्या है, अभी हम आगे बताएंगे कि इसमें टीचिंग का कोचिंग का अलाउ नहीं है, फिर भी लोग कोचिंग करते हैं घूम घूम के, क्या करेंगे? और जो लोग टीचर बन जाते हैं उन लोग को पूछता भी है कोचिंग वाला, हम लोग जाएंगे ना तो ठीक है। और बच्चे भी हैं कि जो भाई जो निकाला है हम उसी से पढ़ेंगे। बड़ा विडम्बना है, बेरोजगारों को बच्चे आप लोग भी नहीं पूछोगे। देखिए 1 से 5 के लिए 4 घंटा और 6 से 8 के लिए 4.5 घंटा। हाँ, मन 1 से 5 प्राइमरी के लिए 4 घंटा और जूनियर के लिए 4.5 घंटा टीचर पढ़ाएगा। ठीक, कब? प्रतिदिन। ये कब था? 1 साल का था, और ये घंटा में था, और ये प्रतिदिन है। अब आप तो हो भाई वही, आपको कि सर सप्ताह में बताइए, दिन तो बता दिए, साल बता दिए, अब घंटा भी बता दिए, सप्ताह बताइए। तो एक टीचर सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाएगा। जोड़ दीजिएगा 4 घंटा के हिसाब से, कितना घंटा? 45 घंटा। ये चीज़ें क्लियर हुई? इतना चलिए फटाक 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 टक 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 करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब लिखना है, ये सब पेपर में आने वाला। यहाँ से नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। देखिए बस, आइए देखिए, ये लास्ट है, बस 2 मिनट और देखिए। हमने कहा कि एक इसके अंतर्गत बताया गया कि एक एसएमसी बनेगा। एसएमसी मतलब कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। और इसका उल्लेख हमने कहा सारे धारा नहीं पढ़ना आपको, धारा 21 में ये लिखा गया है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बताया गया, ध्यान दीजिए। इसमें बताया गया है कि जो एसएमसी बनेगा तो कोई भी चीज़ तो 100% होता ही है, इसका भी 100% होगा। मीन्स कि इसके जो सदस्य होंगे उसमें से 75% मतलब कि 4 लोग होंगे तो 3 लोग, ठीक, यही होता है मैथ में, आप जानते होंगे कि 3 लोग क्या होंगे? अभिभावक होंगे। मतलब 75% सदस्य उस एसएमसी का 75% सदस्य अभिभावक होंगे। ठीक, और अध्यक्ष कौन होगा फिर उसका अध्यक्ष जानते हैं कौन हो? अभिभावक ही होगा। यही फंसाता है, क्वेश्चन पूछता है कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक, तो पेरेंट्स दे देगा, एक कोई और अधिकारी दे देगा, तो नहीं, अभिभावक ही उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। किसका? एसएमसी का। ठीक, अब महिला की संख्या पूछता है कि महिला का संख्या कितना होगा? तो जो भी टोटल लोग होंगे ना, उसमें से 50% महिलाओं के लिए बनाया गया है, उसमें से 50% महिलाएं भागीदार होंगी। ठीक, अब पूछा गया इसमें और क्या प्रावधान था? ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेशन, मतलब कि जो गरीब बच्चे होंगे उनके लिए 25% का आरक्षण किया गया। कहाँ पे? मान लीजिए जो सरकारी तो पढ़ ही रहे हैं, और मान लीजिए प्राइवेट में बच्चे अगर पढ़ने चले गए, प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे भी ये प्रावधान है क्या कि आपको 25% बच्चों को, आपके पास जितने बच्चे हैं उसमें से 25% बच्चों को आपको ईडब्ल्यूएस वाले को रखना है, और आपको फीस नहीं लोगे। उसकी फीस कौन देगी? सरकार देगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है जी? नहीं होता है। क्या लोग करते हैं? आप समझते ही हो क्या करते हैं। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में देख लीजिए ऐसा होता है नहीं, लेकिन ये प्रावधान है। आप अपने बच्चों को ले जाके, अगर आपके यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, आप अपने बच्चों को ले जाके कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अगर इस सेशन में आप आते हैं तो आप उसको मुफ्त पढ़वा सकते हैं। ठीक, ये किस धारा में लिखा है? धारा का उल्लेख जब बताएंगे ना उससे प्रिंसिपल के सामने, तो भी कोई गरीब साला पढ़ा लिखा है जी, आप चैलेंज कर सकते हैं इस धारा के अकॉर्डिंग, इसलिए इस धारा को मेंशन कर दिए। ठीक, ये 12 और 10 ठीक उल्टा कर दीजिए तो 21। चलिए, फीस नहीं लेना है, याद रहेगा। किसी भी तरह का डोनेशन हो गया, कैपिटलेशन हो गया, किसी भी तरह का फीस बच्चों से या किसी से नहीं लेना है। काहे लिए? पढ़ाई के लिए। आयु अनुसार प्रवेश कराएंगे। मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक, अभी वो मान लीजिए कि उसका एज है करीब 10 साल। ठीक, अब 10 साल के अकॉर्डिंग अब जाएगा, मान लीजिए एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो अब जाएगा तब उसका प्राइमरी में एडमिशन नहीं कराओगे, आप उसको देखोगे कि 10 साल का बच्चा किस क्लास में आ सकता है। ठीक, तो जिस क्लास में वो आएगा ना, उसी अनुसार, आयु के अनुसार उसका आप क्या करोगे? उसका दाखिला लोगे, एडमिशन लोगे। और किस तरह से? होमोजीनियस ग्रुप। अभी मत कहिए सर आप बाइगोत्स्की में बताए रहे कि हम नहीं मानेंगे, अब गलत पढ़ाते हैं, अब
ये सब करते हैं। आप कहेंगे ना, उसमें बताए थे कि हेट्रोजीनियस ग्रुप बनेगा, आप यहाँ कह रहे होमोजीनियस। हेट्रो मतलब अलग अलग लोगों का ग्रुप, यहाँ कह रहे आप होमोजीनियस, गलत नहीं हुआ? अरे ना बाबू, बात होना ही है। बात ही है ना कि होमोजीनियस ग्रुप का मतलब कि एक समान आयु का बच्चा होगा तो एक ही साथ एडमिशन करा देंगे। और जब हम लर्निंग एडमिशन के लिए होमोजीनियस ग्रुप है, जब लर्निंग कराएंगे, अधिगम कराएंगे, तो अगर उनमें ग्रुप की जरूरत पड़ेगा तब उसमें क्या करेंगे हम, ये हेट्रोजीनियस की अधिक बुद्धि वाला कम बुद्धि वाले को एक साथ रख करके पढ़ा दिया जाएगा। मतलब उससे क्या होगा, तेज वाला कम वाले को बताएगा, कम वाला तेज वाले को मिलजुल के पढ़ लेंगे। ठीक। अब मदर टंग में एजुकेशन, मातृभाषा में शिक्षा। देखिए मदर टंग में एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड है ना, ये सब चीज़ आपको याद रखना। फिर यहाँ पे लिखवाएं, फिर आप कहोगे एक ही चीज़ को रोज ही पढ़ाते, इनको कुछ और नहीं आता है का? नहीं तो समझिए, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे रटने पर बल नहीं, शारीरिक दंड नहीं, ये सब चीज़ें हर चीज़ में दिया गया है। हर कमिटी और हर फ्रेमवर्क और हर पॉलिसी और अधिनियम में बताया गया कि ऐसा नहीं करना है। तब हर जगह नहीं ना पढ़ाएं। समझदार हैं आप लोग बाबू, टाइम कम है ना, जल्दी जल्दी खत्म करना। बैच में आपको इत्मीनान से पढ़ाएंगे, आप एकदम क्लियर कराएंगे। आप खुद कहोगे कि हाँ सर जी, देखिए हम पियाजी को कितना आराम से पढ़ाए हैं, अब हम थोड़ा तेज़ी कर रहे हैं। देखिए प्राइवेट ट्यूशन नहीं, लेकिन ये है कि जो इत्मीनान से एक बार पढ़ लेगा ना, उसको फिर किसी भी एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। देखिए प्राइवेट ट्यूशन नहीं, मतलब हमें भी बता रहे थे ना कि अगर किसी का कोई टीचर बन गया ना, उसको प्राइवेट ट्यूशन वो नहीं करा सकता। करा के दिखाए, करा के क्या दिखाए? लोग करा ही रहे हैं, दिखाएंगे क्या? नाम बदल के करा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोचिंगों में छुप छुप करके करते हैं, क्या कर सकते हो? और हम लोग जैसे को नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं, हम भी पढ़ाते थे, लेकिन हम देखते थे कि वैल्यू उनका प्लस हो जाता है और हम लोग का डिमांड कम हो जाता है। तो अपना डिमांड खुद बनाना है। ठीक है। देखिए काबिलियत है बाबू ना, दुनिया का शिक्षा वो हथियार है जो जितना पिएगा उतना तो हटेगा। ठीक। शारीरिक दंड नहीं दे सकते। अब देखिए शिक्षक के कार्य, कहा ना कि शिक्षक को जिधर मन करेगा उधर ही लगा दिए, उधर नहीं लगाना है। शिक्षक का कुछ कार्य निश्चित किया गया है। शिक्षक जनगणना कर सकता है, एक ये कार्य। शिक्षक चुनाव संबंधित कार्य कर सकता है, ये 2 कार्य। और कोई आपदा महामारी आया, जैसे कि यही है आपका पेंडेमिक आया है कोरोना, तो इसमें लोग किए थे ना, इन तीनों काम के अलावा जनगणना आपको ऑप्शन देगा कि शिक्षक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू RTE। तो शिक्षक क्या करेगा? जनगणना कर सकता है। चुनाव देखते हो कि चुनाव में शिक्षक की ड्यूटी लगती है ना, कर सकता है। आपदा वाला काम कर सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नो, नेवर। अब देखिए कुछ अलग पॉइंट कि बच्चे को कभी फेल ही नहीं करना है। कहाँ तक? 8 तक। ये पहले प्रावधान था। फिर क्या हुआ कि बच्चे भोदा बन के रह गए थे, वह मतलब बकलोल। ठीक। अब वो क्या हुआ कि बस पास होते जा रहे थे, पढ़ते नहीं थे। तो फिर डिसीजन लिया गया, चेंज किया गया, ये काम करिएगा कि 5 और 8 में आप पेपर लेंगे ईयरली, और 5 और 8 में जब पेपर लेंगे ना, तो जो पास हो गए तो ठीक है, आगे बढ़ाइए। और जो उसमें अगर फेल हो रहे हैं तो उनको क्या करेंगे? आपके 2 मंथ आपको अलग से क्या करना है? रिमीडियल टीचिंग देना है आपको। अगर मतलब हम रिमीडियल डायग्नोस पढ़ाएं ना, कि पहले पता करिए कि फेल कहाँ हुए, डायग्नोस हो गया, फिर रिमीडियल करके टीचिंग करा दीजिए। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जहाँ फेल हो रहे थे, तो फिर आगे बढ़ाइए। अगर फिर भी अगर फेल हो गए, फिर भी फेल हो गए, तो अब क्या करेंगे? अब वो उसका डिसीजन कौन करेगा? क्वेश्चन बनता है कि अगर दोबारा फेल हुए तो कौन डिसीजन लेगा? राज्य सरकार लेगी। आपको हमने सब पढ़ा दिया। देखिए सारी चीज़ें ख़त्म। RTE का SMC भी ख़त्म। SMC पूछ देगा कि कब लागू हुआ, ये तभी 2009 से ही लागू हुआ है ये भी। ठीक है ना। चलिए, पढ़ाने को तो बहुत कुछ था, लेकिन जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड था वो हमने आपको पढ़ा दिया। इसी के साथ जल्दीबाजी और एक नाइस मेथड, बढ़िया मेथड। देखिए हम लाइफ में बहुत ही क्या कहा जाए, प्रोफेशनल पर्सन है, लेकिन आपको समझाने के लिए सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं। अब हम आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, अब आप हमारे लिए क्या कर सकते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, हम तो यही कहेंगे कि हमको भी आगे बढ़ाइए, हमको भी मोटिवेशन मिले। लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से जोड़िए। और इसी सब चीज़ के साथ फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्रैक कोर्स में वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगा। फिर मिलेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब सबके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।